बेटा स्टार्ट करते हैं। आज बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कैश एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के नाम से स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरेटिकल टॉपिक होगा। इसमें जस्ट मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट दूंगा कि कैश मैनेजमेंट क्या होती है और सिक्योरिटीज मैनेजमेंट क्या होती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी जो है वो अपने कैश को कैसे मैनेज करती है। बेटा याद रखिएगा कैश जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है कंपनी के लिए। इट वर्क्स लाइक अ ब्लड। जिस तरह इंसानी जिस्म के लिए खून की जरूरत होती है प्रॉपर उसकी वर्किंग के लिए, इसी तरह कंपनीज की प्रॉपर वर्किंग के लिए उनको कैश की जरूरत होती है। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनीज को अपना कैश कैसे मैनेज करना चाहिए। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी ने अपना कैश मैनेज करना है तो क्या कैश को कैश की फॉर्म में मैनेज करना चाहिए या कैश को सिक्योरिटीज की फॉर्म में मैनेज करना चाहिए। यानी मीन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि आपने एक महीने बाद किसी को 20,000 रुपया देना है पेमेंट के लिए, तो क्या हमें 20,000 रुपया साइड पे रख लेना चाहिए या फिर उन 20,000 रुपए की हमें सिक्योरिटीज खरीद के रख लेनी चाहिए, ताकि जब एक महीना गुजरे तो एक महीने बाद उन सिक्योरिटीज को बेच के हम उस बंदे के जो है वो पैसे वापस कर दें। यानी हम इसको दो हिस्सों में मैनेज करना सीखेंगे। एक हम सीखेंगे कैश को कैश की फॉर्म में कैसे मैनेज करते हैं, देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैश को सिक्योरिटीज की फॉर्म में कैसे मैनेज करते हैं। कैश को कैश की फॉर्म में मैनेज करने से हमें क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, और कैश को अगर हम सिक्योरिटीज की फॉर्म में मैनेज करते हैं तो हम उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैश मैनेजमेंट क्या होती है, देन फिर हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, कि हम जो है वो कैश को बेटा क्यों होल्ड करते हैं। यानी हमारे पास जो कैश होता है उस कैश को होल्ड करने का मोटिव क्या होता है, क्यों हम लोग कैश को अपने पास रिजर्व रखते हैं। दूसरे अल्फाज में तीन मोटिव्स हो सकते हैं बेटा। एक हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, एक हो सकता है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, और थर्ड है आपके पास प्रिकॉशनरी मोटिव। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई पैसे अपने पास रिजर्व रखा, कुछ 40-50,000 रुपया मैंने रखा हुआ रिजर्व के तौर पर, उसको मैं बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, तो उसको रखने का मकसद क्या है। तीन मकसद हो सकते हैं, या ट्रांजैक्शन मोटिव होगा, या स्पेकुलेटिव मोटिव होगा, या फिर प्रिकॉशनरी मोटिव होगा। द क्वेश्चन इज दैट कि हमने वो पैसा रिजर्व क्यों किया। याद रखिएगा बेटा वो पैसा जो आप अपने पास होल्ड करके रखते हैं दैट विल जनरेट नथिंग फॉर द कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50,000 रुपया साइड पर रख लिया और 2 माह तक उस पैसे को कहीं आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो पैसा 2 माह तक आपको कुछ भी जनरेट करके नहीं देगा। लेकिन वो पैसा तो बिजनेस के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, वो पैसा बेटा जैसे जैसे बिजनेस में सर्कुलेट होगा वो पैसा आपको कुछ ना कुछ जनरेट करके देगा। लेकिन पैसे को होल्ड करना भी बहुत दफा हमारी मजबूरी बन जाती है। तो वो क्या वजह हो सकती है, वो क्या मकसद हो सकते हैं जिसकी वजह से हम पैसा होल्ड करते हैं। वो तीन मोटिव्स हो सकते हैं बेटा। ट्रांजैक्शन मोटिव, पहले ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को पेमेंट करनी है आफ्टर 2 मंथ, यानी कोई ट्रांजैक्शंस करनी है, कोई आपने कोई चीज परचेज की है और 1 महीने बाद उस बंदे को पैसे देने हैं, तो आपने वो पैसा 1 महीने के लिए होल्ड कर लिया गया, चलो 1 महीना आएगा गुजरेगा तो मैं उस बंदे को पेमेंट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का 20,000 रुपया देना है, आज है 25 अप्रैल, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने 15 मई तक उसको पैसे देने हैं, तो ये जो 15-20 दिन के लिए मैंने पैसे अपने पास होल्ड किए दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब होता है कि आपने किसी को पेमेंट करनी है जिसकी वजह से आपने पैसा होल्ड किया है। अच्छा, स्पेकुलेटिव मोटिव्स क्या होता है बेटा। स्पेकुलेशन का वर्ड सुना होगा शायद आप लोगों ने। एनी आइडिया अबाउट स्पेकुलेशन या स्पेकुलेटर, क्या होते हैं स्पेकुलेटर्स, एनीवन? इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा या पढ़ रहे हैं अभी? बोले बेटा, इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा आप लोगों ने या नहीं? नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा सर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी नहीं पढ़ा? पोर्टफोलियो पढ़ा है। क्या होता है स्पेकुलेटिव? एनी आइडिया सर माइंड में आ रहा? सर इसमें तो यही लिखा है कि टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसमें। ये तो सामने लिखा हुआ है ना। वैसे आप लोग से पूछ रहा हूँ एनी आइडिया आप लोगों को क्या मतलब होता है। देखें, अगर बेटा हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें,
तो हर जो इन्वेस्टर होता है ना, फॉर एग्जांपल वो 2-3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका बिहेवियर 2-3 तरह का होता है। एक वो इन्वेस्टर होता है जो रिस्क टेकर होता है, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है और रिस्क सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है। एक वो पर्सन होता है जो रिस्क अवर्स होता है, यानी वो कहता है यार कि पैसा लगाओ लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगाना, पैसा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहे। जो स्पेकुलेटर नेचर के लोग होते हैं, स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं? स्पेकुलेटर्स बेटा बेसिकली शॉर्ट टेम्पर इन्वेस्टर्स होते हैं। शॉर्ट टेम्पर का मतलब ये होता है कि आज मैंने फॉर एग्जांपल सुबह मैंने उठाई सिक्योरिटी 10 रुपए के ऊपर, शाम को उसकी प्राइस होगी 10.50, तो मैं ये नहीं कि देखूंगा कि यार ये भी सिर्फ 50 पैसे बढ़ी है, मैं फौरी तौर पर उसको रीसेल कर दूंगा। स्पेकुलेटर वो लोग होते हैं जो थोड़ी सी प्राइस बढ़ने के ऊपर थोड़ा सा भी अगर उनको बेनिफिट नजर आता है तो वो फौरी तौर पर उस चीज को सेल करके कोई नई चीज परचेज कर लेंगे। यानी जिस तरह भी आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने एक वर्ड लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, टेम्पोरेरी अपॉर्चुनिटी, टेक द एडवांटेज ऑफ टेम्पोरेरी अपॉर्चुनिटी, यानी थोड़ी देर के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, उसने फौरी तौर पर उसको रीसेल कर लिया या परचेज कर लिया। किसी चीज की प्राइस थोड़ी सी गिरी, फौरी तौर पर परचेज कर लिया कि थोड़ी सी जब बढ़ेगी तो दोबारा उसको सेल आउट कर दूंगा। लेकिन जो सर ये तो इन्वेस्टर, जी जी डीलर्स वाला काम हो गया ना, फिर जी बिल्कुल, डीलर्स आप करते हैं। जी जी आप कह सकते हैं डीलर वाला काम हो गया, लेकिन बात यह है कि कुछ डीलर्स होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज लेने से डरते हैं, और कुछ डीलर्स होते हैं जो स्पेकुलेटर नेचर के होते हैं। मैं स्पेकुलेटर का मकसद ये बता रहा हूँ कि वो ये नहीं देखेंगे कि यार आज 50 पैसे बढ़े, 2 रुपए और बढ़ने दो, 3 रुपए और बढ़ने दो, 4 रुपए और बढ़ने दो, फिर बेचूंगा। नहीं, स्पेकुलेटर्स ने ये देखना है कि यार अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला, फौरी तौर पर रीसेल करेगा, परचेज करेगा, रीसेल करेगा, परचेज करेगा, रीसेल करेगा। यानी वो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी से भी बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है। तो जो अगर हम सिंपल इन्वेस्टर की बात करें, जिस तरह आपने डीलर की भी बात की है, तो डेफिनेटली वो भी इन्वेस्टर ही होते हैं। लेकिन कुछ डीलर ऐसे होते हैं ना कि चलो यार आज 2 रुपए बढ़ी है चीनी की प्राइस फॉर एग्जांपल, तो कल तक वेट कर लो, ये 3 रुपए बढ़ जानी है, और वेट कर लो, अभी और मार्केट के अंदर शॉर्टेज आ रही है, और वेट कर लो। तो अगर आप इस तरह की वेटेज में रहेंगे तो फिर आपको स्पेकुलेटर नहीं कहा जाएगा, आपको सिंपल इन्वेस्टर कहा जाएगा। स्पेकुलेटर का मतलब है कि जो थोड़ी सी बेनिफिट उनको नजर आता है, फौरी तौर पे उसके उस बेनिफिट का वो एडवांटेज लेते हैं। अब आपने कुछ पैसे इसलिए होल्ड किया है कि आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो है फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस कम होने वाली हैं, आपको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अनाउंस की है, आपको लगता है जो कोरोना वायरस आया हुआ है इसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइसेस गिरेंगी, तो आपने कुछ पैसा होल्ड कर लिया कि जैसे ही मटेरियल की प्राइसेस थोड़ी सी भी कम होंगी, मैं फौरी तौर पर उसको परचेज कर लूंगा। तो कैश होल्ड करने का दूसरा मकसद ये हो सकता है हमारा कि हमने कोई स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। आपको लगता है नियर फ्यूचर के अंदर किसी चीज की प्राइस कम होने वाली है, तो आपने पैसा होल्ड कर लिया कि जैसे ही उस चीज की प्राइस कम होगी मैं फौरी तौर पे उस चीज को परचेज कर लूंगा। लेकिन बेटा मैं वंस अगेन बार बार कह रहा हूँ कि जितने अरसे के लिए आप पैसा होल्ड रखेंगे, दैट विल जनरेट नथिंग फॉर यू। वो पैसा आपको जनरेट करके नहीं देगा, क्योंकि उतने अरसे तक वो पैसा साइड पे पड़ा हुआ है। अगर आपने कोई पैसे तिजोरी में रखे हुए हैं, तो अगर आप 2 महीने बाद में तिजोरी से निकालेंगे तो उसमें उतना ही रहना है। लेकिन अगर बिजनेस में मूव करते रहेंगे तो वो बढ़ भी सकते हैं और वो कम भी हो सकते हैं। और इसी चीज को हम सीखेंगे सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के अंदर कि बढ़ाना कैसे है उसको। तो सेकंड मोटिव बेटा हमारा क्या हो सकता है पैसे होल्ड करने का, कि हमने कोई स्पेकुलेटिव का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। थर्ड है बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का होता है एट द फॉर द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो आपको ये लगता है कि जिस तरह आजकल देखिए आपके सामने कोरोना वायरस आया हुआ है, तो जो कंपनीज है उन्होंने पैसे को होल्ड किया हुआ है फॉर द इमरजेंसी पर्पस, कि खुदा ना खासा कोई मसला हो गया, अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया तो हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज कैसे देनी है, हमने अपने बिजनेस को कैसे रन करना है। तो बाज दफा जो कंपनीज है वो पैसा होल्ड करती हैं फॉर इमरजेंसी पर्पस, स्पेशली वो कंपनीज। अगर मैं इसको आपको इस तरह से, अभी ये तो चलो कोरोना वायरस आ गया, मतलब 2 साल हो गए कोरोना वायरस को आए हुए हमारे, तो वो तो एक चले एक आफत आई है। वैसे भी कंपनीज जो है वो हमेशा इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ पैसा होल्ड करके रखती है। खुदा ना खासा कोई भी इमरजेंसी कंपनी के ऊपर आ सकती है, वो नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है और वो विद इन द कंपनी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो वो पैसा जो आप इमरजेंसी यूज के लिए रखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। तो ये 3 मोटिव्स हैं बेटा, हम जो जिसके जिसके लिए हम पैसा होल्ड करके रखते हैं। एनी क्वेश्चन बेटा? सर पहले आधा रिपीट कीजिएगा। लास्ट वाला, पहले वाला। पहले वाला ट्रांजैक्शन मोटिव बेटा मैंने ये बताया था कि वो पैसा जो आप किसी ट्रांजैक्शंस के लिए होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज परचेज की, आपको लगता है जी 10 दिन बाद मैंने इसकी पेमेंट करनी है, आपने उधार पे कोई चीज उठाई है और 15-20 दिन बाद उसकी आपने पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट के लिए जो पैसा आपने साइड पर रखा हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। यानी कोई ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपने पैसा रखा हुआ। ओके बेटा? जी सर।
ओके जी। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज को जो है वो अपना कैश मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कंपनीज जो है वो अपना कैश मैनेजमेंट कैसे करती है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। कैश मैनेजमेंट प्रोसेस बेटा 4 स्टेप है बेटा। कंपनी जो है वो अपने कैश को मैनेज करती है। द फर्स्ट स्टेप इज ओके बेटा। तो कैश मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर बेटा 4 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप जो है वो कैश इनफ्लो से रिलेटेड है और 2 स्टेप जो है वो कैश आउटफ्लो से रिलेटेड है। कैश इनफ्लो का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस के अंदर इन हो रहा है उसको आपने कैसे मैनेज करना है, और कैश आउटफ्लो का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस से आउट हो रहा है उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये 4 स्टेप में बेटा अगर कंपनी इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेगी तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने कैश को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही है। लेकिन अगर आप इन 4 स्टेप्स को इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी का जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। तो वंस अगेन बेटा मैंने यही बताया था कि जो कैश होता है इट वर्क लाइक अ ब्लड। अगर जितना अच्छा आप अपने बिजनेस के कैश को मैनेज करेंगे उतना ही कैश आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो वही कैश आपको नुकसान देना भी शुरू कर देगा कि आप पैसे को होल्ड करी जा रहे हैं, होल्ड करी जा रहे हैं। जब आप पैसे को होल्ड करी जा रहे हैं हद से ज्यादा तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप पैसे को री इन्वेस्ट करे जा रहे हैं हद से ज्यादा तो वो भी ठीक नहीं है। तो फिर आपने पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है ताकि वो पैसा आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेनिफिट दे। 4 स्टेप्स है बेटा। पहला स्टेप है इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोज, यानी जो पैसा आपके बिजनेस के अंदर इन हो रहा है वो बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा आप अपने कैश को बिजनेस के अंदर? कैश को हम कैसे बढ़ा सकते हैं बिजनेस के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके बिजनेस के अंदर आए? सर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके। ओके, एक तो उन्होंने बोला जी कि अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स करें यानी एक्सपैंड करें बिजनेस को। दूसरा बेटा अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। जितनी ज्यादा आप सेल्स करेंगे डेफिनेटली जब आप सेल्स करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा। तो जितनी आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी उतना ही पैसा आपका इन होगा। और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस की एक्सपेंशन करें। अगर फॉर एग्जांपल मेरा 1 यूनिट था तो मे बी अगले साल मेरे 2 यूनिट हो जाएं, फिर 2 साल बाद 3 यूनिट्स हो जाएं। तो जितना आपका बिजनेस एक्सपैंड करता जाएगा उतना ही डेफिनेटली उसका जो इनफ्लोज है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। पहले अगर आप पिछले साल अगर आपने सेल्स 1 लाख रुपए की थी तो कोशिश करेंगे अगले साल आपकी जो सेल है वो 1.5 लाख की हो या 1.25 लाख रुपए की हो। तो इनफ्लोज और यानी देखिए हर कंपनी का बेटा ये पर्पस होता है। जो भी कंपनी है जो मार्केट के अंदर चीजों को बेचती है तो उसका टारगेट होता है कि उसकी जो सेल्स है वो हर साल इंक्रीज हो। और वो टारगेट इसीलिए सेट करती है कि फॉर एग्जांपल अगर पिछले महीने मैंने 40,000 रुपए की चीजें बेची थी तो इस महीने शायद मैं 45,000 की बेचूंगा। तो कंपनी की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कैश को इंक्रीज करे और ये करना भी चाहिए क्योंकि जितना आप कैश को इंक्रीज करेंगे वो कैश को फिर आप उतना ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए और अदर जो है बेनिफिट लेने के लिए। ओके, पहला स्टेप एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो मुकद्दस वेब की एक्सेप्ट कर लें सर, रिक्वेस्ट। जी जी बेटा। ओके, थैंक यू सर। इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोज हो गया बेटा। इसके बाद है डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लोज। डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लोज का मतलब है देखिए इनफ्लो का मतलब है पैसे का आना, आउटफ्लो का मतलब है पैसे का जाना। अब आपका जो पैसा जा रहा है वो कम से कम जाना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, यानी आपका जो आउटफ्लो है वो कम होना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा हमें आउटफ्लो को कम करने के लिए? सर अपने खर्चे कम करें। क्या करें? सॉरी दोबारा बोलिएगा।
तो वही एक्सपेंसेस कह तो रहा हम था expense जो है। जी, तो डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लोज के अंदर बेटा बिल्कुल सही बोला आपने, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। जब आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो आपका आउटफ्लो कम से कम होगा। इसको हम बोलते हैं सीजीएस। आपने पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, आपने उसमें भी पढ़ी होगी, अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो कम से कम हो, यानी आपकी जो मटेरियल की वेस्टेज है वो कम से कम हो। आप जब चीजों को बनाए तो उनके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको कंट्रोल करें, अपने जो दूसरे एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करें। जिस तरह आजकल जब हमारी नई नई गवर्नमेंट आई थी तो इमरान खान साहब भी जो थे वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपको याद हो। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी वो उनको नीलाम भी किया था, बेचा भी था, ताकि हमारे जो एक्सपेंसेस है उनके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहे हैं उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। दूसरे अल्फाज के अंदर आपकी जो वेस्टेज हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर कोई वेस्टेज हो रही है, आपका मटेरियल जाया हो रहा है, तो कोशिश करें कि वो मटेरियल जाया ना हो। तो अगर आप इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कैश है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो नंबर 2 के ऊपर आपने क्या करना है, आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। स्पीड अप कैश इनफ्लोज, तो पैसा आपके पास आना है वो जल्दी से जल्दी आए। स्पीड अप कैश इनफ्लोज, यानी जो आपके पास पैसे आने हैं, इनफ्लोज आना है, कोशिश करें कि वो इनफ्लोज आपके पास जल्दी से जल्दी आए। क्यों क्यों बेटा आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं? बोला करें बेटा, मैंने बोला कि जो पैसा आपके पास आना है कोशिश करें कि वो पैसा जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। क्या रीजन हो सकती है जल्दी पैसा निकलवाने की? सर ताकि हमारे पास पैसा आए और हम लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, आगे अपनी जो चीजें वो ज्यादा सेल करने के लिए मार्केट में लेके जाएं। यानी जितनी जल्दी आप पैसा रिसीव करेंगे उतनी नई जल्दी आप उस चीजें पैसे को परचेज रीइन्वेस्ट करें या उसको। जी बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, जितनी जल्दी आप पैसा रिसीव करोगे उसको उस पैसे यस को सर। उतनी जल्दी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे स्पीड अप किया जा सकता है पैसे को, क्या तरीका अप्लाई किया जा सकता है? सर अपनी चीजें ज्यादा सेल करना। स्पीड अप का मतलब है कि आपने लोगों से पैसा लेना है, वो अपना निकलवाना है। चीजें इंक्रीज करने वालों हमने पहले नंबर पे पढ़ लिया कि सेल्स बढ़ाए, वो पहले पढ़ चुके हैं। अब और ये आपको गुडविल से क्रेडिट पॉलिसी को करना पड़ेगा कि कम क्रेडिट पे बेचे और कैश पे ज्यादा बेचे। जी बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि एक तो ये हो सर सकता है कि गुडविल मैटर करती देखिए है। स्पीड अप का बेटा मतलब है, स्पीड अप का मतलब ये होता है कि आपने कुछ चीजें उधार पे बेची हुई हैं तो कोशिश करें कि उन लोगों की जेब से पैसे जल्दी से जल्दी निकलवाएं। फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिट सेल्स की थी तो मैंने उसको 30 दिन का टाइम दिया, अब मैंने वो पैसे उनको 30 दिन से पहले निकलवाने की कोशिश करनी है। तो कैसे निकलवा सकता हूँ बेटा उनसे पैसे 30 दिन से पहले? क्या तरीका अप्लाई किया जा सकता है कि वो पैसे बंदा 30 दिन से पहले आके दे जाए मुझे? डिस्काउंट ऑफर करेंगे सर। जी बेटा डिस्काउंट ऑफर बिल्कुल। कर सकते हैं कि अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर हमें पे कर देते तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। जी बेटा बिल्कुल डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। अक्सर आपने टर्म पढ़ी होगी वहां पे अकाउंटिंग के अंदर भी, लाइक इस तरह से 2, 10 एंड 30, इस जी तरह की सर। टर्म भी आपने पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या था? बेसिकली क्रेडिट टर्म होती है कि मैक्सिमम टाइम आपके पास 30 दिन का है, अगर आप पैसे मुझे 10 दिन में दे देते हैं तो आई विल ऑफर यू 2% डिस्काउंट, मैं आपको 2% जो है वो डिस्काउंट ऑफर करूंगा। अब इससे क्या होगा कि वो बंदा जिसने पेमेंट करनी है तो उसको एक लालच आ जाएगा कि यार अगर ये मैं 10 दिन के अंदर पैसे दे देता हूँ तो चले मुझे 2% जो है वो पैसे बच जाएंगे, जितनी भी अमाउंट उसका 2% निकाले तो मुझे बचत हो जाएगी। इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा कि वो पैसे जो आपको 30 दिन के अंदर मिलने थे वो पैसे आपको 10 दिन में रिसीव हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 2% आप पैसे छोड़ेंगे, ये आपके लिए तो नुकसान है ना, एक्सपेंस है ना आपके लिए। अगर मैंने 10,000 लेना था, 10,000 की बजाय मैं अगर 8,000 रिसीव करूंगा तो जो 2,000 रुपये मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे लिए नुकसान है ना। तो व्हाई आई एम ऑफरिंग डिस्काउंट? क्योंकि सर हम जितना क्रेडिट छोड़ते जाते हैं बैड डेट होने का भी तो नुकसान होता है। नहीं, अगर 30 दिन का हम वेट कर लें, चले फॉर एग्जांपल बैड डेट्स को भी फिलहाल यहाँ पे ना लेके आए, अगर हम 30 दिन का ही इंतजार कर लेते तो हमें पूरा 10,000 मिल जाना था, लेकिन उसने 10 दिन के बाद पैसे दे दिए तो हमें 8,000 मिला। तो वो जो सर 2,000 हमें अभी पैसा सर मिल रहा है, मे भी हम हम री अभी इन्वेस्ट करके इससे करेंगे। ज्यादा कमा लें। यहाँ पे बिल्कुल सही बोला बेटा, यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे ये चीज चेक करेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट
बेनिफिट एनालिसिस, यानी हम ये देखेंगे कि अगर मैं उसको 2% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये पैसे मुझे 10 दिन के बाद रिसीव होने हैं, तो मे पॉसिबल अगले 20 दिन जो भी रहते थे उन अगले 20 दिनों में मैं 2000 से ज्यादा पैसे कमा लूँ। यानी आपने ये चीज जहन में रखनी होती है कि अगर पैसे जल्दी आ जाएंगे तो उसको मैंने फलां प्रोजेक्ट में लगाना है और वो प्रोजेक्ट मुझे इतना बेनिफिट दे सकता है। तो हम हर बंदे के लिए डिस्काउंट ऑफर नहीं कर देते, जब हमें नजर आ रही थी कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है तभी हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। बाकी वो दूसरी बात भी ठीक थी कि हम बाद दफा डिस्काउंट इसलिए भी ऑफर कर देते हैं कि हमारे बैड डेट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। बट जिसने पैसे नहीं देने उसने 30 दिन बाद भी नहीं देने, जिसने पैसे देने हैं उसने 10 दिन बाद भी दे देने हैं। तो बैड डेट्स को हम कोशिश कर सकते हैं मैनेज करने की, लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल ही पैसे ना देने पे आ जाए तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो हमारे कस्टमर रेगुलर चल रहे हैं, जिसको हम क्रेडिट पे चीजें बेच रहे हैं, अगर हम उससे पैसे जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करें तो हम कैसे निकलवा सकते हैं, उसके लिए बेटा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप उसको डिस्काउंट ऑफर करें। अच्छा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्पीड अप करने के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेटा जैसे मैंने अभी आपको बोला कैश पेमेंट और कैश रिसीविंग के अंदर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम यूज करें, चेक्स की बजाय आप उनसे कहें यार कि अगर आपने पेमेंट करनी है बेटा माइक म्यूट कर दें, जिनका माइक ऑन है। बाहर जिया कौन है? टेक्नोलॉजी का बेटा इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आपने किसी से पेमेंट लेनी थी, उस बंदे ने आपको चेक दे दिया, अब आपने वो चेक जमा करवाया। फॉर एग्जांपल आपने फ्राइडे को वो चेक लिया, तो फ्राइडे को चेक जब आपने लिया उसको आपने बैंक में डिपॉजिट किया, सैटरडे संडे ऑफ आ गया, मंडे को वो प्रोसेस में गया और पैसे आते आते आपको ट्यूसडे हो गया, यानी 3-4 दिन आपके वेस्ट हो गए। लेकिन अगर आप इसी को उसे कहें यार क्या आप ऐसा करो कि मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, तो विद इन 5 मिनट्स जो है वो पैसे आपके पास आ जाएंगे। बट अगर आप एक दिन भी पैसे का बचा लेते हैं और उस पैसे को आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई स्पीड अप करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट लें, बजाय इसके कि हम उनसे चेक्स रिसीव करें और चेक को फिर हम उसके बैंक के अंदर जो है वो प्रोसेस करवाएं। ओके बेटा, लास्ट वन, स्लो डाउन कैश आउटफ्लो, कि जो पैसे हमने लोगों को देने हैं उसमें डिले करें। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट करनी है तो कोशिश करें कि आप उसको पेमेंट के अंदर डिले करें। इससे हमें क्या फायदा होगा? अरे इससे ये होगा ना कि हमारे पास होंगे पैसे तो हम लोग नई इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम लोग नई चीज प्रोड्यूस करेंगे कि उसको मार्केट में जाके सेल किया जाए और हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो ज्यादा अर्न हो। जी बिल्कुल सही, यानी जितना अर्सा आप डिले करेंगे उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा उतना डिले करें जिससे आपकी रेपुटेशन डैमेज ना हो। अगर आप हद से ज्यादा डिले करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप की जो मार्केट रेपुटेशन है वो खराब होगी, तो फिर लोग में भी आप लोगों को जो है वो चीजें उधार पे ना दें। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक कंपनी है जो यकम को सैलरीज पे कर देती है एम्प्लॉइज को, और एक सेकंड कंपनी है बेटा जो सैलरीज पे करती है हर मंथ की 10 तारीख को। अब जो कंपनी 10 तारीख को सैलरीज पे करती है तो बेटा पेमेंट उसने भी उतनी करनी है सैलरी की, और अगर यकम को पेमेंट हो जाए तब भी पेमेंट आपने उतनी करनी है। लेकिन 10 तारीख तक जो पेमेंट आपने करनी है उस पेमेंट का फायदा ये होगा कि आप उस 10 दिनों तक के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। यकम से लेकर 10 दिन तक जो है वो पैसा आपके पास होगा सैलरी वाला, तो आप उसको कहीं भी इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको से यही क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई बंदा आपको डिस्काउंट ऑफर कर दे, आपने उधार पे चीजें ली हुई हैं और उसने आपको डिस्काउंट ऑफर कर दे कि अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे तो आपको मैं इतने % पैसे छोड़ दूंगा, तो क्या फिर हमें पेमेंट कर देनी चाहिए? अगर हमें कोई डिस्काउंट ऑफर कर दे कि यार आप पेमेंट जल्दी कर दो तो हम आपको इतने पैसे छोड़ देंगे, तो क्या हमें डिस्काउंट ले लेना चाहिए? सर अगर हम लोग बिजनेसमैन नहीं है तो हम लोग डिस्काउंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम लोग बिजनेस खुद कर रहे हैं तो हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पैसे होंगे हमारे पास तो हम लोग खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेटा इसमें बेसिकली हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने माइंड में यही रखना है कि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी को कैसे पैसे को मैनेज करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये कि कंपनी को पेमेंट कर देनी चाहिए या कंपनी को वेट करना चाहिए? सर कर देनी चाहिए सर। यानी डिस्काउंट ले लेना चाहिए? बिल्कुल सर, लेना चाहिए सर। अच्छा, अब इसमें बेटा अगेन दोनों आंसर्स आ सकते हैं जो आपने बोले। यहाँ पे अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए।
आपको अगर लगता है कि यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और 30 दिन बाद भी मैंने पेमेंट करनी है, लेकिन अगर मैं 10 दिन के बाद पेमेंट करता हूँ तो कंपनी मुझे इतने पैसे छोड़ रही है और मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, तो आपको पेमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यार कंपनी अगर 2000 रुपया छोड़ रही है तो 10 दिन तक पैसे जो मैंने इस्तेमाल करने हैं डिले करके, तो इन 10 दिनों में मैंने 2000 की बजाय 10,000 कमा लेना है, तो फिर हमें पेमेंट नहीं करनी चाहिए, फिर हमें डिले करना चाहिए। यानी वंस अगेन जब भी आपको बंदा कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहा होता है, तो आप उस वक्त ये चीज देख रहे होते हैं कि डिस्काउंट लेना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, यानी इसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं ना, मैंने पेमेंट करनी है, तो चलो 10 दिन बाद क्या आज ही कर देता हूँ, मैंने कहीं इन्वेस्ट तो करना नहीं, फिर हमें ले लेना चाहिए डिस्काउंट, जब भी आपने बात की। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पैसे को मैंने भी इस्तेमाल करना है, 15-20 दिन मैंने इससे मुख्तलिफ चीजें खरीदनी है, मैंने मटेरियल खरीदना है, वो बाद में महंगा हो जाएगा, इससे मुझे इतना फायदा मिल जाएगा, मैं इसको 30 दिन बाद ही पेमेंट करूंगा, तो फिर आपको 30 दिन बाद ही पेमेंट करनी चाहिए, फिर आपको वक्त से पहले पेमेंट नहीं करनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल बेनिफिट देख के करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बेटा 4 स्टेप हैं। अगर कंपनीज इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो अपने कैश को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही है। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन, एनी कंफ्यूजन कैश मैनेजमेंट के अंदर बेटा? क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस नो में आंसर दिया करें। यस सर, क्लियर है। चलिए बेटा, ये हमारी अभी वीडियो एंड हो रही है, आप मुझे इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। ये बेटा अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। सीआर साहब मैं भी पिक्चर्स ले रहा हूँ, आप लोग भी अटेंडेंस मार्क कर ले अपने अपने तौर पे।